अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एग्जांपल से कैसे आपका पेपर आता है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज़ के ऊपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय। पॉजिटिव और नेगेटिव पीक दोनों शामिल हों तो उसको पीपी वैल्यू कहते हैं। Second MCQs, in case of capacitor, the unit of the reactance is resistance हो, reactance of capacitor हो, reactance of inductor हो, impedance हो, तीनों का यूनिट ओहम है, तो ओहम राइट ऑप्शन हो जाएगा। Peak value of an AC current I naught is given as, तो बेसिकली IRMS किसके इक्वल होता है? पीक वैल्यू I नॉट ओवर √2 की। तो यहाँ से आपका निकल आएगा सी ऑप्शन, √2 IRMS। फोर्थ एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एसी थ्रू आर रजिस्टर। एसी थ्रू आर रजिस्टर के केस में आपका करंट और वोल्टेज होता है इन फेज होता है, और वहाँ फेज डिफरेंस जो आपका फेज एंगल बनता है वो ज़ीरो बनता है क्योंकि वो इन फेज होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव इज़ कॉल्ड। जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसको कैरियर कहते हैं, और जो लो फ्रिक्वेंसी होता है उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। The phase difference between the V and I of RLC circuit in series at resonance is। फेज डिफरेंस पूछा गया है between V and I of RLC circuit in series at resonance is। इसमें RLC सीरीज सर्किट के केस में जो XL होता है और XC होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल होते हैं। ये इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और पीछे आपका जो सर्किट रहता है वो प्योर रेजिस्टिव होता है, और प्योर रेजिस्टिव का जो फेज एंगल होता है वो, या फेज डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है, जो उसकी समरी में लिखा हुआ है RLC सर्किट की समरी में। MCQs नंबर 7, इन RLC सीरीज AC सर्किट द करंट बिकम मैक्सिमम एंड व्हेन। करंट मैक्सिमम तब बनती है जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो, और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब होगी जब XL और XC इक्वल होंगे। MCQs नंबर 8, द कैपेसिटर इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर। कैपेसिटर जो है वो DC करंट को ब्लॉक करता है, इसीलिए वो उसको इंसुलेटर आप कह सकते हैं, जबकि AC को वो परमिट करता है, जाने देता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चोक कॉइल हैज़, चोक कॉइल क्या होती है? उसकी हाई इंडक्टेंस होती है और लो रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग है। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC मेजर्ड बाय अ DC एमीटर इज़, वो ज़ीरो होती है। एवरेज वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। आगे हम चलते हैं। द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन एन AC सर्किट आर। AC सर्किट के अंदर तीन आपके बेसिक एलिमेंट होते हैं, R, L और C, जबकि DC सर्किट में सिर्फ एक ही आपका बेसिक कंपोनेंट होता है और वो रेजिस्टर होता है। आगे पावर फैक्टर इज़ वन फॉर। पावर फैक्टर वन किसके लिए होता है? वो हमारा रेजिस्टर के केस में होता है। पावर फैक्टर रेजिस्टर के केस में इसलिए आपका वन होता है क्योंकि उसमें फेज एंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है, और कॉस थीटा को हम पावर फैक्टर कहते हैं, और कॉस के अंदर जब ज़ीरो पुट करेंगे कॉस ज़ीरो, तो वो वन आ जाएगा। इट हैज़ अ, आगे MCQs नंबर 13, इट हैज़ अ लार्ज रिएक्टेंस एट लो फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर का राइट ऑप्शन किस तरह है? लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर लार्ज रिएक्टेंस कैसे आनी है? XC होता है 1/2πfc, तो F का XC के साथ इन्वर्स रिलेशन है,
तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्स सी जो है वो आपकी हाई आ जाएगी, तो कैपेसिटर जो है राइट ऑप्शन बनता है। जबकि इंडक्टर के केस में लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर स्मॉल रिएक्टेंस आएगी। तो बेसिकली एक एम सी क्यूज़ के अंदर आपके 2 MCQs या मोर देन 2 MCQs वो डिस्कस हो जाते हैं। आगे MCQs नंबर 14, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज डैश करंट बाय डैश। तो ऑप्शन देखने के क्या करता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो तो वो आपका जो वोल्टेज है वो लैग करता है, जबकि करंट लीड करता है, और एंगल होता है उन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे MCQs नंबर 15, ऐसे यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर इज। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर की क्या होती है, और उसका यूनिट आ गया, डिस्कस हो चुका है कि दोनों की रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, इम्पीडेंस हो या रेजिस्टर हो, सबका यूनिट ओहम ही है। तो MCQs नंबर 16, इन RLC सीरीज सर्किट एट हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर XL डोमिनेट करता है, XL ग्रेटर देन XC हो जाएगा। ये आप फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। XL जो होता है वो ओमेगा एल की इक्वल होता है, जबकि XC जो होता है वो 1/2πfc होता है। तो हायर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फार्मूले में पुट करके भी आप ये रिलेशन देख सकते हैं। आगे MCQs नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। इन RL सर्किट द फेज एंगल इज 45, देन फेज एंगल उसने कह दिया 45 हो, तो फिर क्या होगा RL के केस में। इन RL सर्किट द फेज एंगल इज 45, देन तो ये ऑप्शन ए आपका कैसे बनता है, क्योंकि अगर आप RL की केस में फेज एंगल देखें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL ओवर R होता है, और XL और R अगर इक्वल हों तो ऊपर और नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर उधर 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 किस पे होता है, वो 45 डिग्री के ऊपर होता है। आगे इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में पावर फैक्टर आपका 0 होगा, प्योर रेजिस्टिव के केस में 1 होता है। आगे EM waves आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। तो ये आपका जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं और रिसीव कैसे होती हैं, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये बात लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। MCQs नंबर 20, द बिहेवियर ऑफ डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। तो जो बिहेवियर रेजिस्टर का बिहेवियर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में वो डिपेंडेंट होता है। एट लो फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ सर्टेन कैपेसिटर इज, वो लार्ज होती है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। एट हायर फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू द कैपेसिटर विल बी लार्ज, स्मॉल, ज़ीरो और इन्फिनिटी। तो लार्ज होती है हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो रजिस्टर के केस में वो इंडिपेंडेंट होती है, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में वो डिपेंडेंट होती है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट ही तब होती हैं जब आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस लिहाज से उसने लिखा हुआ है पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, पावर इज ट्रांसमिटेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन सी है पावर इज इक्वली ट्रांसफर्ड अलोंग इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पावर इज ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ द फील्ड। तो ये आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ई और बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर होती हैं वो, और आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस, और इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई से।
यानी कि एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/, इम्पीडेंस यानी y इक्वल टू 1/z। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज, प्योर इंडक्टिव के केस में पावर फैक्टर जो होता है वो ज़ीरो होता है। 27 है, इन एफ एम व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो कैरियर फ्रिक्वेंसी इज एट इट्स नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, यानी जब आपका कैरियर ज़ीरो हो जाएगा तो वो फ्रिक्वेंसी को या एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, तो इसीलिए वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। MCQs नंबर 28, एज ए रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलेशन द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कहा जाता है उसको, जबकि हायर को कैरियर वेव कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 29, द एवरेज पावर डेसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज ज़ीरो। ये रिपीट हो रहे हैं कि प्योर कैपेसिटी या इंडक्टिव सर्किट के इसमें क्या होगी। पावर फैक्टर इज़ 1 फॉर रजिस्टर होता है, क्योंकि थीटा उसमें ज़ीरो बनता है तो cos 0 1। MCQs नंबर 31, impedance of the circuit at resonance frequency is, इधर साथ बताना चाहिए था कि सर्किट जो है वो आपका सीरीज़ में या पैरेलल है, तो अगर ये सीरीज़ में हो तो उस केस में करंट मैक्सिमम होती है और इम्पीडेंस मिनिमम होती है, तो इधर मेंशन होना चाहिए था सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। आगे 32, MCQs ऐसे यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज़, द ऐसे यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज़ ओहम, हेनरी, हर्ट्ज, एम्पियर। तो ओहम होता है, ये इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की टू टाइप्स होती हैं, AM एंड FM। इन केस ऑफ कैपेसिटर द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, तो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ये बारह रिपीट हो चुका है, तो ये ओहम ही है। आगे फेज एंगल 35 MCQs, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट थ्रू द रजिस्टर इज, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं इसीलिए फेज एंगल जो है वो ज़ीरो होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो F इक्वल टू 1/T, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ये MCQs इस तरह भी आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, तो वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह 37 MCQs, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड फ्रॉम एन एंटीना आर, वो ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसफ़र इसलिए होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए ट्रांसफ़र होती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होती हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाती हैं। MCQs नंबर 38, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट ऑफ AC थ्रू द रजिस्टर इज, तो ये बारह ये फोर्थ टाइम रिपीट हो चुका है तो ज़ीरो होता है। द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ ज़ीरो, द सर्किट में कंसिस्ट ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, क्योंकि ये दोनों XL और XC इक्वल होते हैं और ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। आगे MCQs नंबर 40, एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ in the range of 10 raised to power minus 10 meter, which is equal to Armstrong होता है। 41 MCQs, RLC series circuit, the true condition for the resonance take place, रेजोनेंस तब होती है RLC सीरीज सर्किट के केस में जब XL और XC इक्वल होते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज, ओहम है। Z का होता है रेजिस्टेंस, ये बारह आपको बता चुका हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, XL जो होता है वो ओमेगा L के इक्वल होता है, जबकि XC जो है वो 1/ओमेगा C के इक्वल होता है। MCQs नंबर 44, द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू, उसको पीक वैल्यू कहते हैं, एक साइकिल में जो एक दफ़ा मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचती है उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकती है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है।
The main reason for the worldwide use of AC is that it can be transmitted to लॉन्ग डिस्टेंस को हम ट्रैवल करवा सकते हैं एसी को लो कॉस्ट के ऊपर, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं एसी को। डीसी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती। आगे आपका रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है यानी एक्स सी, वो 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है, जबकि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो होता है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है। आगे MCQs नंबर 47, आपका द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन एन इंडक्टिव सर्किट इज, यानी इंडक्टर के केस में π/2 और 90 के इक्वल होता है, तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंडक्टर के केस में भी और कैपेसिटर के केस में भी वी और आई के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। द टोटल रिएक्टेंस ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस इज, टोटल जो रिएक्टेंस है वो रेजिस्टर के इक्वल हो जाती है, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। वो इसलिए क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो पीछे सिर्फ रेजिस्टर रह जाता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आगे MCQs नंबर 49, पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। द बेसिक सर्किट एलिमेंट और एलिमेंट्स इन डीसी सर्किट ओनली रेजिस्टर। आपको बताया गया था आगे कि डीसी सर्किट के केस में सिर्फ रेजिस्टर ही अकेला बेसिक एलिमेंट होता है, जबकि एसी सर्किट के केस में तीन होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड कैरियर वेव। आगे 52, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, जो आपका AM होता है उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 540 किलो हर्ट्स टू 1600 किलो हर्ट्स होती है, जबकि 88 मेगा हर्ट्स टू 108 मेगा हर्ट्स होती है FM की। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे ऐसी यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओहम। द रेजिस्टेंस ऑफ द चोक इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है चोक की रेजिस्टेंस, जबकि उसकी इंडक्टेंस जो है वो लार्ज होती है। 55, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, वो AC जनरेटर होता है, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ट्रांसफार्मर का काम होता है आपके अल्टरनेटिव वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना, यानी वोल्टेज लेवल को वो कम या ज़्यादा करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ये ट्रांसफार्मर का काम है। इसीलिए आपका AC जनरेटर ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ RLC पैरेलल सर्किट इज, पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है तो पैरेलल सर्किट के केस में करंट आपका मिनिमम होता है और इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है, जबकि यही अगर MCQ सीरीज़ का पूछा जाए तो उस केस में सीरीज़ के केस में करंट मैक्सिमम और इम्पीडेंस मिनिमम होगी। तो दोनों सिनेरियो आपको पता होनी चाहिए। आगे है 57 MCQs इन RLC सर्किट द एनर्जी इज डेसिपेटेड इन, तो एनर्जी तीनों कंपोनेंट में डेसिपेट होती है, RL और C तीनों में। ये थे आपके MCQs। आप चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट जो 10 to 11 क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के ही हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, या अगर आपको स्कॉलर वाले मुश्किल लगते हैं तो ये भी है। इसमें आपको देखें RMS वैल्यू करंट की दी हुई है और पीक वैल्यू निकालनी, I0 निकालना है, तो जस्ट आपने फार्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट किए हैं और आपका आंसर आ जाएगा। आगे उसने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कौन सी डिवाइस परमिट करती है डायरेक्ट करंट को, जबकि अपोज करती है अल्टरनेटिंग करंट को, तो वो इंडक्टर होती है। और कौन सी डिवाइस, बी ऑप्शन में पूछा है उसने, परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट फॉर डायरेक्ट करंट, तो वो कैपेसिटर होती है। ये तो आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा। आगे है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकंडेंसिबल लैम्प रीच द मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज। तो अगर 1 हर्ट्ज़ के केस में वो 2 टाइम मैक्सिमम पीक पर पहुंचती है, तो 50 हर्ट्ज़ में आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 100 टाइम मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगी। आगे ये MCQs आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते होंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी
तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इग्नोर करता हूँ। आगे चलते हैं जो आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर के अंदर से। चलिए मैं ये आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आपने अगर सेव करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आपने इसी पैटर्न से जब आंसर करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस का पेपर में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये पैटर्न आप नोट कर सकते हैं। ये फेज़र डायग्राम भी इसी तरह प्रॉपर लेबल होनी चाहिए। बाकी जस्ट आपको वो फार्मूलाज आते हो तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बच्चों को अक्सर नहीं आता, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ चोक कॉइल प्लेस इन सीरीज विद इन एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन एन एसी सर्किट कॉजेज द लैम्प टू बिकम डिम। यानी अगर आप एक कॉइल यानी इंडक्टर लगाते हैं तो लैम्प डिम हो जाता है। वाई इज़ इट सो, कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा वेरिएबल कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज द सर्किट में एडजस्टेड अंटिल द लैम्प ग्लो विद द नॉर्मल वेरिएंस एक्सप्लेन हाउ दिस इज़ पॉसिबल। यानी पहले आपने अगर इंडक्टर लगाया तो लैम्प जो है वो डिम हो गया, और साथ अगर जब आपने कैपेसिटर को सीरीज़ में ऐड कर दिया तो वो मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंच गया। ये कैसे हुआ, वो इसकी रीज़न पूछ रहा है। तो जब वो चोक हमने लगाई तो रजिस्टर, तो वायर की रेजिस्टेंस तो होनी होनी है, इलेक्ट्रिक बल्ब की भी होनी है। लेकिन जब आप इंडक्टर लगाते हैं यानी चोक लगाते हैं, कॉयल लगाते हैं, तो साथ एक्सएल भी ऐड हो जाता है। तो इम्पीडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जी इज़ इक्वल टू अंडरूट एक्स एल स्क्र प्लस आर स्क्र, यानी जी इंक्रीज़ हो गई तो इम्पीडेंस का करंट के साथ है इन्वर्स रिलेशन। तो जी ज़्यादा होने से करंट कम हो जाएगी, तो करंट कम होने की वजह से जो आपका लैंप है वो डिम हो जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ तक। सेकेंड पार्ट में पूछे जब आपने कैपेसिटर को सीरीज़ में ऐड कर दिया फिर क्या होगा। जब कैपेसिटर को सीरीज़ में ऐड करेंगे तो होगा ये कि आपकी इम्पीडेंस में अंडरूट आ जाएगा। फार्मूला उसका होगा जी इज़ इक्वल टू एक्स एल स्क्र प्लस एक्स आर स्क्र, सॉरी एक्स एल स्क्र प्लस एक्स सी स्क्र प्लस आर स्क्र अंडरूट। तो इसमें एक्स एल और एक्स सी है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका इम्पीडेंस जो है वो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगी, यानी जी इज़ इक्वल टू आर आ जाएगा। यानी इम्पीडेंस पहले से आपकी कम हो गई है, जी कम हो जाएगा। और जी का आई के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ ये फार्मूले में नीचे इधर मिस्टेक है, इधर होना चाहिए था आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ये आर भी लिख सकते हैं, इधर जी भी लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऊपर वो शो कर रहा है कि जी इज इक्वल टू आर है, इसीलिए इधर जी भी लिखा जा सकता है, आर भी हो सकता है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये मिस्टेक नहीं है, ये ठीक ही है, क्योंकि जी इज इक्वल टू आर है। और आर जब आपका कम होगा तो आपकी करंट ज़्यादा हो जाएगी। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं। डिफाइन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, गिव इट इक्वेशन। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब आपकी एक्स एल और एक्स आर, एक्स एल और एक्स सी इक्वल होते हैं। लो और हाई फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक फ्रीक्वेंसी आती है जहाँ पर एक्स एल और एक्स सी इक्वल हो जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसका फार्मूला नीचे एफ आर इज इक्वल टू 1/2 एल सी लिखा हुआ। तो ये आपने इसी तरह आंसर करना है इसका। आगे डिफाइन चोक, गिव इट्स यूजेस। चोक क्या है, चोक की आपकी थिक वायर होती है जिसको आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड करते हैं, और इसकी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, निग्लिजिबल स्मॉल आप कह सकते हैं। और इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होती है और इंडक्टेंस जो है वो लार्ज होती है, और ये बहुत कम पावर यूज़ करती है। उस डिवाइस को हम चोक कहते हैं। तो इसके आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है आगे। आगे है विद रेफरेंस टू मॉड्यूलेशन गिव द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड कैरियर वेव। इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन को आप मॉड्यूलेशन सिग्नल भी कह सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन आपकी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को
कहा जाता है, जबकि कैरियर वेव जो होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव होती है। और हम मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस जिसमें हम लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाकर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये बेसिकली 3 डेफिनेशन आपको इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, मॉड्यूलेशन की, इंफॉर्मेशन की और कैरियर की। तो यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपने इंफॉर्मेशन का वर्ड जो है वो बेसिकली मॉड्यूलेशन सिग्नल की बात कर रहा है। आगे उसने कहा है एक्सप्लेन फेजर रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर के केस में आपने बताना है वी और आई का रिलेशन क्या होता है। तो कैपेसिटर के केस में आपका करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, इसलिए वो करंट ऊपर आया हुआ है और वोल्टेज नीचे आया हुआ है, और दोनों के दरमियान फेजर डिफरेंस जो होता है वो पाई/2 का होता है और 90 डिग्री। तो ये आपने फेजर डायग्राम भी बना कर दिखा देनी है और आगे फार्मूला भी लिख देने हैं उसके, ये दोनों एक्स सी के देखें उसने दोनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं, एक्स सी इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, और साथ दूसरा एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ थ्री फेज एसी सप्लाई। कि एसी सप्लाई के यूजेस क्या हैं। थ्री फेज में आप करते क्या हैं, थ्री फेज में आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल कॉइल यूज़ 3 कॉइल, यानी आप एक कॉइल के बजाय 3 कॉइल इस्तेमाल करते हैं और लोड जो है वो तीनों पर डिवाइड हो जाता है और तीनों कॉइल को आपने 120 के फेस डिफरेंस से रखा होता है। यानी फर्स्ट कॉइल को आपने 0 डिग्री के ऊपर, सेकंड कॉइल को आपने 120 डिग्री के ऊपर और थर्ड कॉइल को 240 डिग्री के ऊपर रखा होता है। और हर कॉइल जो है वो एक सेपरेट पेयर ऑफ स्लिप रिंग के साथ अटैच होता है। तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर देनी है और हो सके तो डायग्राम भी ये बना देनी है साथ, तो फिर आपको फुल क्रेडिट दिया जाएगा। इससे होगा ये 3 वायर होने की वजह से आपका टोटल लोड जो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों वायर्स के ऊपर, और वो वायर्स हीट अप भी नहीं होंगी। आगे चलते हैं। आरसी के केस में उसने पूछ लिया है कि इम्पीडेंस और फेज़र एंगल आपने बताना है। आरसी यानी रजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में लगे हों। उसने कहा व्हाट इज़ आरसी सर्किट। तो पहले आरसी सर्किट को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर जो है वो एसी सोर्स के साथ सीरीज़ में लगे हों। और आगे इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल टू √r² प्लस XC²। और आगे उसका फेज़र एंगल भी आपने बताना है। ये फार्मूलाज लिखने हैं इसी तरह, ये नोट कर लेने आपने क्वेश्चन कि किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है उनको और क्या क्या लिखना है आपने। वीडियो को स्टॉप करके यहाँ आपने ये डिटेल उनकी पढ़ लेनी है कि किस तरह आपने आंसर करना है, अगर आप फुल क्रेडिट लेना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डिफाइन पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू, यानी पी वैल्यू और पीपी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो दोनों की आपने डेफिनेशन और सिंबल यहाँ मेंशन कर देना है। जैसे पीक वैल्यू के केस में वी नॉट या आई नॉट होता है और पीपी वैल्यू के केस में 2V0 या 2I0 होगा। तो ये डेफिनेशंस ये आपने लिख देनी है। आगे है व्हेन अ 50 वोल्ट इज अप्लाइड टू ऐसी सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 50 मिली एम्पेयर। तो ये करंट 50 मिली एम्पेयर दिया हुआ है और वोल्टेज आपको, यानी वी आर एम एस वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 50 वोल्ट दी है। तो आपने इम्पीडेंस निकालना है, तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू जी होता है। तो यहाँ आपने पुट करके वैल्यू तो फाइंड आउट कर लेना आंसर। आगे उसने पूछा है डिफाइन ए सी, मेक इट वे फॉर्म। ए सी क्या होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है हर पॉइंट के ऊपर, टाइम के हिसाब से चेंज करता रहता है, जिसकी वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती है, जबकि पोलैरिटी जब वो वंस साइकिल होती है। और ये आप डायग्राम साथ बना के देंगे। और ये फेजर जो डायग्राम बनी हुई है ये देख लें, टाइम और एम्पलीट्यूड के दरमियान बनी हुई है। आगे है MCQs का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20। उसने पूछा साइनसॉइडल करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये।
तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल भी इंक्लूड हो सकते हैं और वहाँ से न्यूमेरिकल से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये उसने आई की इक्वेशन दे के 20 sin 100πt और वहाँ से आपसे पूछ लिया है फ्रिक्वेंसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बता दें। तो इक्वेशन से ये फिर आपने कैलकुलेट कर लेना I = I0 sin 2π/t। यहाँ से फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो भी कहा जाए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे I = I0 sin 2π/t और वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन द टर्म इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस क्या होती है। इम्पीडेंस इम्पीडेंस भी बेसिकली अपोजिशन है, जो आपकी एसी सर्किट में हम मेजर करते हैं। वो कैपेसिटर की भी हो सकती है और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी हो सकती है। यानी आप ये कह सकते हैं इसको, इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का इफेक्ट शामिल होता है। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है। तो जब हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को कंबाइन स्टडी करते हैं तो उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं और उसको जी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है ओहम और इसका फार्मूला आगे लिखा हुआ है Z = VRMS/IRMS। तो ये इस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो इसके साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। अब ये देखेंगे सिर्फ उसने ये क्वेश्चन में ये पूछा है डिफाइन द टर्म इम्पीडेंस, क्वेश्चन इतना है और आपने सिर्फ इतना नहीं करना कि एक लाइन की सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का सम जो है वो इम्पीडेंस की इक्वल होता है। इससे आपको फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप साथ उसकी एक्सप्लेन करेंगे उसका फार्मूला या उसका यूनिट, तो फिर आपको फुल क्रेडिट दिया जाएगा इसका। आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने सारे बना दिए हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है फेज़र डायग्राम, एक्सप्लेन वाई फेज़र डायग्राम हो, कि फेज़र डायग्राम की मदद से बताना है एसी थ्रू कैपेसिटर का बिहेवियर, एसी थ्रू इंडक्टर का, आरसी सीरीज सर्किट और आरएल सीरीज सर्किट, ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। आगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट का क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का क्वेश्चन नंबर 6 है। मॉड्यूलेशन ये भी बन सकता है लेकिन आज तक आया नहीं हुआ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो इधर लिखे हुए हैं फर्स्ट 6, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के। आगे न्यूमेरिकल्स में अगर हम देखें, न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बहुत आसान है और इसमें आपको अगर एक बात बताऊं मैं तो अगर न्यूमेरिकल नंबर आपको 6 आता है तो आपको छोटी है, आपको भी छोटी होगी और टीचर्स को भी छोटी होती है कि आपको सारे न्यूमेरिकल आते होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 6 में सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं और पता चल जाता है कि बच्चे को सारे न्यूमेरिकल आते होंगे। तो उस न्यूमेरिकल नंबर 6 की प्रैक्टिस आपने अच्छी करनी है। वैसे न्यूमेरिकल नंबर 16.1, 16.4 और 16.9 को मैंने बोल्ड किया हुआ, ये ज़्यादा दफ़ा आए हैं बोर्ड में। इसी तरह एग्जांपल 16.7। न्यूमेरिकल्स को और एग्जांपल करने से पहले आपको पूरे चैप्टर के फार्मूलाज अच्छी तरह आने चाहिए, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे और अगर कोई मिस्टेक हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।